जय हिंद एवरीवन। आज से हम एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें एडुटेरिया होगा। वॉल्यूम 1 का जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिया हुआ है, तो एक एक करके हम लोग 15 का 15 टोटल मॉडल सेट को देखेंगे। आप केवल वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं 15 का 15 टोटल जो जितना 15 मॉडल सेट दिया हुआ है उसको मैं कंप्लीट कराऊँगा। तो चलिए आज जो है एक इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक जो है मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरना चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जितने लोग नए चैनल पर जुड़ रहे हैं वो कम से कम इसको सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी वीडियो आए वो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इस सेशन में बताऊँगा उसको आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा, आपको अगर उसका आंसर पता है तो आप भी साथ साथ में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और जो भी मैं इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चंस के साथ साथ 2-4 फैक्ट्स भी आपके अलग से तैयार होते जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएँ किस वेद से संबंधित है? शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएँ किस वेद से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कल्हड़ के द्वारा। जो कल्हड़ के द्वारा जो है आपकी राजतरंगिणी पुस्तक लिखी जाती है वो। और उसके अलावा बात करें चाणक्य का, तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। वहीं बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि जो है इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है बेसिकली उसमें कश्मीर के शासकों का उल्लेख किया गया है। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के शासकों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका देखते हैं, लोथल से भी प्राप्त हुए हैं और चहुंदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि ए और बी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई? स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना जो की गई थी वो 1347 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो अच्छे से विजुअल हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो सबको पता है कि उनके जो घोड़े का नाम था चेतक था, लेकिन हाथी का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। तो महाराणा प्रताप के जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद, याद रखेंगे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला क्वेश्चन देखिए, भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? भैरवाल की संधि जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? बंगाल विभाजन रद्द करना, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल। ये तीनों का तीनों जो है आपका सही है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा समिति की स्थापना कौन किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है?
प्रमुख युद्ध दिया है एक तरफ वर्ष दिया है, उसका डेट दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 सही है। कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था 1741 में हुआ था, ये भी सही है आपका। उसके अलावा बात करें खुर्दा का युद्ध जो हुआ था 1795 में हुआ था, ये भी राइट है। उसके अलावा रूहेला का युद्ध जो हुआ था 1772 में, ये नहीं हुआ था। रूहेला का युद्ध जो हुआ था वो 1772 में ना हो करके ये जो आपका हुआ था, कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके आप बताइएगा कि रूहेला का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? आगा खां महल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंध विद्रोह का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। कंध विद्रोह जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था। इसके नेता पूछा जाता है आपके, इसके नेता कौन थे? तो नेता थे आपके चक्र बिश्नोई। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चक्र बिश्नोई जो थे इसके नेता थे। किस विद्रोह के? तो कंध विद्रोह के नेता थे। ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। अगला बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये आपका 2023 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वहीं पूछेगा लाल किले को कब शामिल किया गया? लाल किला जो है 2007 में। लाल किला जो किया गया था, इसको किया गया था 2007 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल से। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई? समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास का कार्यक्रम नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? तो ये थी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एंड्रोक्राइनोलॉजी की शाखा के जनक निम्न में से कौन है? एंड्रोक्राइनोलॉजी के शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान की शाखा जो होता है एंड्रोक्राइनोलॉजी के जनक जो हैं थॉमस एडिसन हैं। कुछ अन्य शाखाएं उनके जनक के बारे में देखेंगे, जैसे वर्गीकी के कौन है? लिनियस हैं। वर्गीकी की बात करें, वर्गीकी के जनक कौन है? तो उसके जनक जो हैं वो है आपके लिनियस। तो जो भी अलग से फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया? वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1931 यानी 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किस क्षेत्रों में 100% नहीं है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो किस क्षेत्र में 100% नहीं है? याद रखिएगा, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेंशन। अगला बात करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये जो है विशेष आर्थिक उद्देश्य में शामिल नहीं है।
22 नंबर देखते हैं। किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेश तेंदुलकर समिति। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो ये हुए थे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो हुए थे। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस जो समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये कौन? प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये इंडोनेशिया के चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं जो कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर जो है ये एक और जो है इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जो थे उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उनको शामिल किया गया था। तो उनका नाम था सुकर्णो, याद रखेंगे, सुकर्णो जो थे पहले गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर जो है आमंत्रित किए गए थे। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? 2025 की जो थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम था, याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 पदक प्राप्त हुए। 33वें ओलंपिक जो है जुलाई के महीने में हुआ था, जुलाई से अगस्त तक चला था, पेरिस में हुआ था, याद रखेंगे। पेरिस 3 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला विश्व का दूसरा शहर बन गया है, ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा बात करें इसमें जो है 2024 में 4 नए ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया था। इसमें बात करें कि इसके ओलंपिक में रजत पदक तथा कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक हमने जीता है। भारत ने कितना पदक जीता है? टोटल 6 पदक जीता है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? तो ये आपका किया गया है 8,600 करोड़, 86,000 करोड़, यानी कि माफ़ कीजिएगा 86,000 करोड़ रुपया जो है आपको बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है उसमें 2,05,250 करोड़ रुपया टोटल था। उसमें से जैसे मनरेगा में आपको 86,000 करोड़, उसके अलावा जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़, ऐसे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? यह आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि मोहन चरण मांझी जो अभी चुने गए थे वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे? तो याद रखेंगे कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी जो हैं कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं ये? तो ये उड़ीसा के बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाजपा ने मोहन चरण मांझी को जो उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इससे पूर्व वहाँ का जो मुख्यमंत्री कौन थे? नवीन पटनायक थे। कौन थे? नवीन पटनायक इससे पहले जो थे वहाँ के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में। निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? रुद्रम एक क्या है ये? रुद्रम फर्स्ट क्या है ये? इसका क्या है ये? रुद्रम फर्स्ट एक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में क्या है और 25 में क्या है? दोनों बताइएगा। 2024 में जो आपका स्थान था 159 था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 159 था, ये 24 में था। 25 में कितना है प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान, ये आप कमेंट करके बताइएगा।
बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की, तो 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 5 व्यक्तियों को। कौन कौन सा व्यक्ति था? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2024 में भारत के 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव। इन 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बात करें कि इसमें सबको मरणोपरांत मिला है, केवल और केवल लालकृष्ण आडवाणी है जिनको अभी मिला है, जो कि अभी वर्तमान में जीवित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो ये टोटल 139 व्यक्तियों को जो है 2025 में पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 जून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? सैन्य अभ्यास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखेंगे, आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं, इससे पहले भी पूछे जाते रहे हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित होता है? तो ये भारत और मिस्र के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो आपका आंसर राइट हो जाएगा इसका, सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? बी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1445 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायण पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायण पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत सरकार ने कब तक चंद्रमा 4 को जो है प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को जो है प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है आपका 2028 तक का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? 96वां जो है ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ये होगा आपका ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओपेनहाइमर जो है इसको दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को तथा निर्देशक अवार्ड जो है क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 42 नंबर, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? ये हिंदी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि सार्थक जो खंड वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपको यौगिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक जो सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। किसी निश्चित अर्थ या बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक कहते हैं। क्लियर? इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति पहले हो जाएगा इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि।
आपका इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ देखेंगे कहाँ पे, इति जोड़ आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में जो कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास के दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, यानी कि उसको अलग अलग करने पर अथवा या, जैसे और या अथवा का प्रयोग होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे यहाँ पुण्य और पाप, पुण्य और पाप देख रहे हैं ना यहाँ पे अलग, रात और दिन, रात दिन, माता और पिता, छोटा और बड़ा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, द्वंद्व समास के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। हिंदी को भी आप लोग तैयार करते रहिएगा, क्योंकि आपका जो मेंस का पेपर होता है इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है हिंदी, जिसको क्वालिफाई करना मोस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी मेंस की कॉपी जांच नहीं होती है। तो हिंदी को भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा आपका? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखते हैं। एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग, इसके साथ क्या लगेगा? इसमें पूछा जा रहा है। ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में इसको पुट करना है। तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा? आर यू रियली डिजायरिंग विजिटिंग ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं। 49 नंबर में कह रहा है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसको ट्रांसलेट करना है। भूगोल सीखना कठिन है तो क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। क्लियर। अगला 50 नंबर देखते हैं। चूज द अपोजिट वर्ड, यहाँ पे कह रहा है अपोजिट वर्ड को चूज करना है फॉर द गिवन क्वेश्चन। गर्जियस, गर्जियस जो होता है उसका अपोजिट क्या होगा? तो गर्जियस का अपोजिट आपका क्या होता है? प्लेन हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार। प्लेन का मतलब, प्लेन का अर्थ क्या हो जाएगा? प्लेन का अर्थ हो जाएगा साधारण। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का जो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, 1858 के भारत शासन अधिनियम को जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOD जो था, और एक था क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। क्लियर। आगे देखते हैं कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा SC मुखर्जी, SC मुखर्जी थे। और पूछा जाता है आपसे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, मौलिक अधिकार उप समिति जो थे वो JB कृपलानी थे। ये मौलिक अधिकार के उप समिति के कौन थे? फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के उप समिति जो था, उप समिति इसके जो थे वो JB कृपलानी थे, समिति याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी एक व्यक्ति को स्वयं के अपने विरुद्ध जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा?
संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20(3), आर्टिकल 20 क्लॉज 3, याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, 55 की बात करते हैं। 55 नंबर, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। तो ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये आपका स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो ये जो है सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से स्वतंत्र है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ जो समिति दिया हुआ है और एक तरफ दिया है उसका जो है मिलान करना है। दोनों को बेसिकली इन दोनों को मिलान करना है, कौन सी समिति का संबंध किस समिति से है। तो इसको चलिए मिलान करते हैं। लोक लेखा समिति जो है, आपका लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा समिति आपका वित्तीय समिति। उसके अलावा बात करें विभागीय समिति जो है, विभागीय जो समिति है, तो विभागीय समिति जो है ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग समिति हो जाएगा, यानी कि बी क्यू का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का 1, क्यू का 4। याचिका समिति, याचिका समिति जो थी ये कार्यकारी समिति थी, यानी कि आर का 2। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति जो थी, स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति जो थी ये क्या थी? तदर्थ समिति थी, यानी कि एस का 3। देखते हैं पी का 1, क्यू का 4। उसके अलावा आर का बात करते हैं तो आर का हो जाएगा आपका 2 और एस का क्या हो जाएगा? एस का आपका हो जाएगा 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? किसको नहीं जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया। बाकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली सब जोड़ा गया। इसका ट्रिक याद रखिएगा, नमक, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो ये जो करता है वो उसका काम है वित्त आयोग का। वित्त आयोग जो है आपका आर्टिकल 280 जो है आपका वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल जो 280 है, 280 ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन, ये बीपीएससी जो 70वीं का पेपर हुआ था, बीपीएससी 70, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला देखते हैं भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं ईओन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईओन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं हैं? ये जो है आपका शनि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को जो है पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जिससे कि आपके टोटल जो ग्रह हैं उसमें से कितने 4 जो हैं आपके पार्थिव ग्रह हैं, तो बाकी जो है आपके पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह आपको याद रखिएगा। पार्थिव या आंतरिक एक ही को कहते हैं। बाकी सूर्य
जैसे सूर्य और क्षुद्रों की पट्टी के बीच जो है होता है ये, जैसे कि बृहस्पति और बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति और जो होता है मंगल के बीच जो है आपके जो है क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी बेल्ट पाई जाती है। शनि जो ग्रह है वे चट्टान से निर्मित नहीं है। और उसके बात करें तो इस पर वलय भी पाए जाते हैं, छल्ले आकार के जो हैं वलय जो होते हैं, छल्लाकार आकृति में जो है वलय भी पाए जाते हैं शनि ग्रह में, याद रखेंगे इसको। और सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछेगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो ये होता है शुक्र होता है। मंगल ग्रह जो होता है, ये मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह जो है पृथ्वी की तरह ही इसके जो है इसको जुड़वा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा भी कहते हैं इसको, मंगल को पीला ग्रह भी कहते हैं इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है, तो ये कौन सा है आपको? नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है आपका बादलों की दिशा और गति को मापता है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें पूछा गया आपसे। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसके कोई मरुस्थल नहीं है, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, ये भी सही है आपका, आटाकामा मरुस्थल है, ये भी सही है। उसके अलावा बात करें विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो कौन सा दर्रा नहीं है? काराकोरम है, बनिहाल है, पीर पंजाल है, लेकिन अघिल जो है ये दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। अघिल दर्रा जो है कहाँ पे है? ये आपका है लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में, लद्दाख में, याद रखेंगे। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा है इसमें से? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, बिल्कुल सही है। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि इसमें से तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI नेरी की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या पूछा जा रहा है, सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवित मानव शरीर की सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो होता है घटती है, क्लियर, ऊपर से नीचे आने पर ये घटती है। अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है?
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी लोहा का है, लोहा का अयस्क है ये। लोहा का और सारे भी अयस्क होते हैं, जैसे हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, आयरन पायराइट भी होता है, कैक्लोपाइराइट भी होता है, इसको याद रखिएगा। लोहा का अयस्क लिमोनाइट भी होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। तो ये हरा कशिश जो होता है इसको रोमन विट्रोल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रोमन विट्रोल को जो है, रोमन विट्रोल किसे हरा कशिश भी कहा जाता है। तो बात करें इसकी कि उजला थोथा पूछा जाता है जिंक सल्फेट को, ZnSO4 इंटू 7H2O। ZnSO4 इंटू क्या होता है 7H2O। इसको क्या कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं 7H2O, इसको कहते हैं उजला थोथा यानी वाइट विट्रियोल, ठीक है। वाइट विट्रियोल भी कहते हैं, जिसको जिंक सल्फेट भी कहते हैं, ZnSO4 इंटू 7H2O। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहते हैं। नोबल का तेल किसे कहते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग जो होता है कौन सा तत्व होता है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है ये एजेंट फ्लोरीन होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, जिस पदार्थ का जो अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकरण कहलाता है, याद रखेंगे। अगला कह रहा है जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। जीव द्रव्य जो है उसके सिद्धांत का प्रवर्तक किसको माना जाता है। तो ये जो माना जाता है आपको हार्टविक को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है आपका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, ये भी गलत है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें 81 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस जिसको कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो 81 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय को। गोल्जी बॉडी जो होता है उसको जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है सिस्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के अनुपात क्या होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। तो ये आपका होता है 19:81 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। ये आपका तांबा का कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। बहुत सारा जैसे रोग होता है, बहुत सारे फसल में जो है रोग होता है, उसको याद रखेंगे। जिसमें से तंबाकू में जो होता है मोज़ेम्बिक रोग होता है। उसके अलावा फूल गोभी में ब्राउनिंग जो होता है बोरॉन की कमी से होता है। लीची में पत्ती का जल जाना पोटेशियम की कमी से होता है। मटर में एक होता है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मटर में एक रोग होता है, मटर में मार्स रोग। कौन सा रोग, मार्स रोग। ये किसकी कमी के कारण होता है मटर में, याद रखेंगे। ये होता है मैग्नीज की कमी के कारण। मैग्नीज की कमी के कारण जो होता है मटर में मार्स रोग होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं। तो ये आपका होगा एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है मेढक, एम्फीबिया वर्ग का। क्लियर। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स हो जाएगा आपका, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश आवश्यक है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ये भी बिल्कुल आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि पूरा का पूरा तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका जो है सही है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना इसमें। तो इसका जो होगा आपका दाब जो होता है अदिश राशि है। बिल्कुल सही है, दाब एक अदिश राशि है। कार्य का विमीय सूत्र ml² T⁻² होता है। कार्य का विमीय सूत्र ml² T⁻² होता है। ये भी आपका जो है सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेडियन होता है, गलत है। समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेडियन नहीं होता है, रेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेडियन होता है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दो सही है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो ये आपका ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये स्टेटमेंट आपका जो है सत्य नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछा गया, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। ये गलत है आपका, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा बात करें जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी सही है। कौन सा कथन सत्य पूछा गया था? नहीं, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका m = 1/f, 1 + d/f, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है m = 1 + d/f होता है, जहाँ d क्या हो गया, d = 25 सेंटीमीटर, d = 25 सेंटीमीटर। f क्या है यहाँ पे? लेंस की फोकस दूरी, f = लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सूचीय को सूची दूरी के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ यंत्र है, एक तरफ माप है, तो एक को 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। इंटरफेरोमीटर जो होता है ये क्या होता है? ये जो होता है समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन को ये मापता है। पोटेंशियोमीटर जो होता है ये किसको मापता है? विद्युत विभवांतर को मापता है। कैलोरीमीटर जो होता है किसको मापता है? ये विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को मापता है। रूलर जो होता है लंबाई को मापता है। यानी ए का एस यानी इसमें भी नहीं है, उसके अलावा इसमें भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन दिख रहा है। पोटेंशियोमीटर यानी कि 2 का क्यू किस में है? 2 का क्यू जो है केवल और केवल डी नंबर में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करता है और दूसरे को परावर्तित करता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परिवर्तित करती है? तो ये आपका हो जाएगा 95 नंबर परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का वह कौन सा पद -81 होगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 35वां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। संख्या 17 का जो है पावर दिया है 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999 की इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आपका जो आएगा वो 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 व्यक्तियों की औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है, जबकि 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। एक नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो जैसे देखिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। नए व्यक्ति का भार जैसे मान लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 80 माइनस 60 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद से 80 में से आप 18 घटा दीजिए। 80 में से यहाँ पे 60 नहीं होगा, 6 होगा, तो 80 में से जो है 80 माइनस 18 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 62। इसको आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 किलोग्राम। 1290 रुपये के एक ऋण पत्र को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी। तो इसकी क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा 300 रुपया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसी के साथ जो है आज का सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी। तो टाइम एंड डिस्टेंस का यह चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा है, तो मैथ्स के कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको प्रीलिम्स में भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और मेंस में बात करें तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मैथ्स के कुछ टॉपिक को बेसिक कम से कम कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो 100 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज हम लोगों ने जो है इडुटेरिया पब्लिकेशन का जो है इडुटेरिया वॉल्यूम जो था 1 का पहला प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से जो है 15 का 15 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए। अगर एक बार में ये इसको वीडियो को अच्छे से आप अगर देख लेते हैं तो आपके दिमाग में सारे के सारे क्वेश्चन जो है एकदम फिट बैठ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।